Hello everyone. Today we will be starting a new topic of your chapter 9th, that is globalization, and the new topic is cultural consequences. Cultural consequences of globalization. And before it, we already have discussed the economic consequences of globalization and political consequences of globalization. So, the cultural consequences, the cultural impact of globalization is the consequences of globalization are not confined only to the sphere of politics and economics. मीन्स कि जो ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट थे वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ही नहीं थे, वो कल्चर में भी बहुत से इम्पैक्ट आए ग्लोबलाइजेशन के। वो कैसे है, देखिए, ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स अस इन आवर होम। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन है, आप घर पे बैठे हैं, आप कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं, आजकल नेटफ्लिक्स के थ्रू देख रहे हैं, आप प्राइम में देख के थ्रू आप कोरियन मूवी देख रहे हैं। अभी ऐसे बहुत सी सिचुएशंस हैं जो ग्लोबलाइजेशन आपको अफेक्ट कर रहा है। तो जो आप खाना खा रहे हैं, आप मैकडोनल्ड के बर्गर खा रहे हैं, या आप कोई चाइनीज़ कोई फूड खा रहे हैं, आप मैगी खा रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन हमें अफेक्ट कर रहा है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम ड्रिंक कौन से कर रहे हैं। हमारे पास कोका कोला आया, हमारे पास और भी ऐसे ड्रिंक हैं जो दूसरे कंट्रीज़ से इस देश में आए। और जो हम कपड़े पहन रहे हैं, हम जीन्स पहन रहे हैं जो हमारा ड्रेस नहीं है, इंडिया का ड्रेस नहीं रहा जीन्स कभी भी। या फिर और भी कोई कपड़े आप पहन रहे हैं, चाइनीज़ कोई ड्रेस पहन रहे हैं, या फिर जापानीज़ किमोनो पहन रहे हैं। तो ऐसे जो आप कपड़े पहन रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कोई ड्रिंक पी रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन से इफ़ेक्ट होती हैं। और साथ साथ में जो हम सोचते हैं वो भी ग्लोबलाइजेशन से इफ़ेक्ट होती हैं, और जो हम सोचते हैं वही हमारी प्रेफरेंस बनती जाती है। द कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लीड टू द फेयर दैट दिस प्रोसेस पोजेज अ थ्रेट टू कल्चर्स इन द वर्ल्ड। अब देखिए, कल्चरल जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, कल्चरल इफेक्ट जो हो रहा है, जो ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल इफेक्ट हो रहा है, उससे एक ये थ्रेट होता रहता है वर्ल्ड में कि कहीं वर्ल्ड के जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस में ही कोई क्वेश्चन ना उठ जाए। मतलब वो जो कल्चर हैं वर्ल्ड के अलग अलग, वो ख़त्म ना हो जाए, जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है वो ख़त्म ना हो जाए। It does so because globalization leads to the rise of uniform culture और what is called cultural homogenization। ये इसलिए होता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक सिचुएशन आ जाती है, उसको बोलते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन। अब कल्चरल होमोजेनाइजेशन क्या है? इट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। ये कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है, लिस्टेड एज one of its main characteristics and refer to the reduction in the cultural diversity through the popularization and diffusion of a wide array of cultural symbols, not only physical object but customs, ideas and values। अब देखिए, कल्चरल होमोजेनाइजेशन में क्या हो रहा है कि ये कल्चरल जो ग्लोबलाइजेशन है वो हो जा रहा है, दुनिया में एक सा कल्चर हो जा रहा है, और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, पूरी दुनिया में जो डाइवर्सिटी है उसका रिडक्शन हो जा रहा है, और जो एक देश का कल्चर है वो दूसरे कल्चर में डिफ्यूज़ हो जा रहा है, उसके सिंबल्स, उसके आइडियाज़, उसकी वैल्यूज़ बदल जा रही हैं। तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन में क्या हो रहा है कि ये एक ग्लोबलाइजेशन है कल्चर का, और उसमें क्या हो जाता है, ग्लोबल कल्चर में क्या हो जाता है कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इम्पोज होता चला जा रहा है। मतलब ये है कि अगर आप हिंदी बोल रहे हैं या फिर तो आप कोशिश करेंगे कि आप इंग्लिश बोलें, तो एक ग्लोबल कल्चर का ही इम्पैक्ट है, वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट है। या फिर आप कुछ ड्रेस पहन रहे हैं पर आप चाहेंगे कि आप जो वेस्ट के लोग जो पहनते हैं वो ज़्यादा अच्छा चीज़ है। अगर वो इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो लैंग्वेज अच्छी है, अगर वो ड्रेस पहन रहे हैं तो वो ड्रेस अच्छा है। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फिनोमिनन एज द सॉफ्ट पावर ऑफ यूएस हेजेमनी इन चैप्टर 3। ये आप यूएस हेजेमनी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से यूएस ने एमबीए को एक बहुत ही अच्छा कोर्स डिक्लेयर करा। उन्होंने और भी बहुत सी चीज़ें थी, ये बताया दुनिया को कि यही अच्छा है, जो अमेरिकन्स करते हैं वही अच्छा है। तो यही कल्चरल होमोजेनाइजेशन है। द पॉपुलैरिटी ऑफ अ बर्गर। अब देखिए, बर्गर जो है, अब मैकडोनल्ड के बर्गर्स होते हैं, या ब्लू जीन्स हम पहन रहे हैं,
तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत पॉपुलर हो गई। एंड सम आर्ग्यू हैज़ अ लॉट टू डू विद द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। तो ये जो चीज़ें हैं, अमेरिकन ब्लू जीन्स है, बर्गर्स हैं मैकडोनल्ड के, तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल है वो अमेरिकन लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस हो जाता है। क्योंकि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, तो हमारा कल्चर भी अमेरिकन कल्चर की जैसे चेंज होने लग जाता है। हम हेलोइन की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, या हम मदर्स डे, फादर्स डे, जो भी हम कल्चर अपना रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन है। ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से सिचुएशन आ रही है। Thus, the culture of the politically and economically dominant society leaves its imprint on the less powerful society। अब देखिए क्या होता है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन में होता ये है कि जो भी कल्चर, जो भी देश बहुत रिच है और पावरफुल है, लाइक अमेरिका रिच है, पावरफुल है, ब्रिटेन एक समय में बहुत रिच और पावरफुल रहा। तो जो कंट्रीज रिच और पावरफुल हैं, तो उस देश का कल्चर जो है, और वो पॉलिटिकली भी उनका कल्चर अडॉप्ट हो जाता है, इकोनॉमिकली भी डोमिनेंट सोसाइटी जो होती है उसका कल्चर जो लेस पावरफुल सोसाइटी है उस पर इनप्रिंट होने लग जाता है, वो उसको कॉपी करने लग जाते हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं उनके कल्चर को। एंड द वर्ड बिगेन टू लुक मोर लाइक द डोमिनेंट पावर विशेस टू बी। और पूरा जो वर्ड है वो कैसा हो जाता है, जो कि डोमिनेंट पावर चाहती है वर्ड ऐसा हो। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया में अमेरिका की सुपीरियरिटी हो और लोग अमेरिकन लैंग्वेज को सुपीरियर माने, लोग अमेरिकन कल्चर को सुपीरियर माने। तो ऐसा होने लग जाता है कल्चरल होमोजेनाइजेशन में। दोज हु मेक दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ्टन ड्रॉ अटेंशन टू द मैकडोनलाइजेशन ऑफ द वर्ड। जो लोग कहते हैं कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन में क्या हो जा रहा है कि एक जो पावरफुल कंट्री है उसके कल्चर को कॉपी किया जा रहा है, तो वो लोग ये भी कहते हैं कि ये जो है, इसको एक अलग टर्म उन्होंने दिया, वो टर्म है मैकडोनलाइजेशन। मैकडोनलाइजेशन क्या है, मैकडोनल्ड आपने सुना होगा, तो मैकडोनलाइजेशन की सिचुएशन आ जाती है, एक टर्म है, उसको वो लोग यूज़ करते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन में। तो मैकडोनलाइजेशन क्या है, मैकडोनलाइजेशन है ये जो मैक वर्ड है वो एक सोशियोलॉजिस्ट थे, जॉर्ज रिट्जर। उन्होंने 1993 में एक बुक लिखी और उस बुक में उन्होंने मैकडोनलाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि एक मैकडोनलाइजेशन ऐसी सिचुएशन है सोसाइटी में जब सोसाइटी जो है वो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट कर लेती है। मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है, मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट की कुछ स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स हैं। क्या स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए जो फूड वहाँ मिल रहा है, आप जाएंगे आपको पता है मैकडोनल्ड में आपको बर्गर मिलेगा, आपको पहले से पता है, आप वहाँ जाके कुछ स्पेशल आपको मेन्यू देखने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका जो फूड होता है वो ऐसा फूड वो लोग सेलेक्ट करते हैं जो कि स्टेपल फूड है मैक्सिमम, और लोग सबके लिए इजी फूड है, सब जानते हैं उस फूड को क्या है। तो उन्होंने मैकडोनल्ड ने रिसर्च करी और उन्होंने मैकडोनल्ड कंपनी ने रिसर्च करी, उन्होंने देखा कि लोग वो चीज़ खाना पसंद करते हैं जो उनकी हैबिट में होता है, जो वो रोज़ खाते हैं। तो उन्होंने बर्गर बनाया और फ्रेंच फ्राइज़, देखिए बहुत कॉमन फूड है, या फिर आप हैश ब्राउन है, अब पोटैटो का कोई भी चीज़ है, जो भी उनका फूड है वो बहुत ही कॉमन फूड है, क्योंकि उन्होंने लोगों की साइकोलॉजी को स्टडी किया और ये पता लगाया कि लोगों को क्या पसंद आता है। तो उनको पता लगा कि लोगों को वही फूड पसंद आता है जिसकी भी उनको आदत होती है। तो मैकडोनलाइजेशन में क्या है, अब देखिए उनको लोगों को जब फूड खाना होता है तो वो वहाँ पहुँचते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में पहुँचेंगे मैकडोनल्ड के, और उनको वो फूड जल्दी भी चाहिए होता है। वो नहीं चाहते कि उसको उनका जो पर्सन है, वो जो उनका रेस्टोरेंट में जो पर्सन है, वेटर या वेट्रेस है, उनकी टेबल पे लाने में बहुत देर करे। तो उन्होंने क्या करा, मैकडोनल्ड ने एक स्ट्रेटजी अपनाई कि लोगों से कहा कि यू गो एंड टेक योर फूड। तो उनको खुद जा कर के फूड लेना पड़ता है, और उसके बाद लास्ट में जब वो फूड ले लेते हैं तो वो फूड को अपने आप ही डस्टबिन में वो वाला काम भी उनको करना पड़ता है। तो मैकडोनल्ड की जो स्ट्रेटजी है, जो एक तरीका है, तो वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैकडोनल्ड के, वो पूरे वर्ल्ड में मैकडोनलाइजेशन हो रहा है वर्ल्ड में। जैसा अमेरिका का जो रेस्टोरेंट है, जैसे उसने स्ट्रेटजी अपनाई लोगों से प्रॉफिट कमाने की, और लोगों को ग्लोबलाइजेशन के थ्रू प्रॉफिट कमाने की जो स्ट्रेटजी मैकडोनल्ड ने लोगों को फूड सर्व करके अपनाई है, वही पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है
वो सिमिलर है मैकडोनलाइजेशन के, कि लोगों को एक तरीका, एक ट्रेंड और एक तरीके से लोगों को फूड दो और फिर प्रॉफिट कमाओ। तो इससे क्या हो जा रहा है, विच कल्चर सीकिंग टू बाई इनटू डोमिनेंट अमेरिकन ड्रीम्स। तो मैकडोनलाइजेशन की वजह से लोगों की जो ड्रीम है वो अमेरिकन के जैसे हो गए हैं, जो कि एक डोमिनेंट कंट्री है। तो पूरे वर्ल्ड में जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन है उसका मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे पावरफुल और इन्फ्लुएंसिव कंट्री का जो कल्चर है वो धीरे धीरे फैल रहा है। दिस इज़ डेंजरस। अब ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि जो पुअर कंट्रीज़ हैं, सिर्फ पुअर कंट्री के लिए ही डेंजरस नहीं है ये, लेकिन ये क्या करेगा, जितने भी रिच कल्चरल हेरिटेज हैं पूरे इंटायर ग्लोब के, वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सारा का सारा वर्ल्ड एक सी लैंग्वेज बोलने लगेगा, एक सा फूड खाने लगेगा, एक से कपड़े पहनने लगेगा। तो जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, आप देखते हैं कि हमारे देश में कितने ही तरह के फूड बनाए जाते हैं, कितनी ही तरह के, आप कुमाऊँ में आइए अलग खाना है, गुजरात में जाइए अलग खाना है, गढ़वाल में अलग तरह का खाना है। तो हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो ये हेरिटेज है हमारा, तो जो हेरिटेज है वो कल्चरल होमोजेनिटी की वजह से, होमोजेनाइजेशन की वजह से ख़त्म होता चला जाएगा और इसका मैकडोनलाइजेशन होता चला जा रहा है सोसाइटी का, क्योंकि उनके ड्रीम्स जो हैं, उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो अमेरिकन होता चला जा रहा है धीरे धीरे, या फिर किसी पावरफुल कंट्री की तरह होता चला जा रहा है। ये कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं ग्लोबलाइजेशन के। अब ये हैं जो लोग इसको निगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वो देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हैं। तो एट द सेम टाइम इट वुड बी अ मिस्टेक टू एज्यूम दैट कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर ओनली निगेटिव। अब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ निगेटिव है। कल्चर्स आर नॉट स्टैटिक थिंग, ऑल कल्चर्स एक्सेप्ट आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऑल द टाइम। अब कल्चर क्या है, कोई स्टैटिक चीज़ तो है नहीं, कल्चर तो हमेशा बदलता रहता है। पहले जो कल्चर था वो आपने हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं कि पहले जो था मैन एंड वीमेन की इक्वालिटी थी सोसाइटी में। धीरे धीरे ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी डेवलप हुई, अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो थोड़ा इक्वालिटी की सिचुएशन आ रही है। या पहले हमारे जो कपड़े पहनने का तरीका था वो अब बहुत चेंज हो गया है। तो ये जो कल्चर जो है वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहा, वो एक सा नहीं रहा। कल्चर जो है वो आउटसाइड के इन्फ्लुएंस को हमेशा एक्सेप्ट करता है। इतने बाहर से लोग आए, आपको पता है कि बाबर, हुमायूं, ये सब आए तो हमारे देश में कल्चरल चेंजेस हुए। आपने देखा कि स्टिचिंग जो थी वो इस्लाम की ओर से आई, उससे पहले हम लोगों ने स्टिचिंग नहीं सीखी थी। पोटैटो कहीं और से आया, हमने पोटैटो खाना सीखा। तो कल्चरल जो इन्फ्लुएंस है बाहर से वो लगातार होता रहा है। तो कल्चर कोई स्टैटिक चीज़ नहीं रही है। सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आर नेगेटिव बिकॉज दे रिड्यूस आवर चॉइस, बट समटाइम एक्सटर्नल influences simply enlarge our choice and sometimes they modify our culture without overwhelming the traditions। अब देखिए जो कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं उसमें से कुछ नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि वो हमारी चॉइस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, कहीं से कोई चीज़ आ रही है, सपोज़ पोटैटो हमारी लाइफ में आया बाहर से, या स्टिचिंग हमारी लाइफ में आई, तो हमने और अलग तरह के कपड़े बनाने शुरू करे। और हमारे लाइफ में पोटैटो आया तो हमने पोटैटो की एक नई डिश आ गई। तो हमारे लाइफ में हमारी चॉइसेस बढ़ जाती हैं जब हमारे पास और एक्स्ट्रा चॉइसेस हो जाती हैं। और कभी कभी वो हमारे कल्चर को मॉडिफाई कर देते हैं और हमारे ट्रेडिशनल कल्चर को डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं, और हमारा ट्रेडिशनल कल्चर भी रहता है और हमें मॉडिफाई भी कर देते हैं। The burger is no substitute for a मसाला डोसा and therefore does not pose any real challenge। अब देखिए आपके पास एक मैकडोनल्ड की शॉप खुल गई बर्गर की, तो इसका मतलब ये नहीं कि मसाला डोसा बंद हो गया। आपके पास मसाला डोसा भी है, आपके पास बर्गर भी है, तो आप दोनों में से जो खाना चाहें आप खा सकते हैं। इट इज़ सिंपली एडेड टू अवर फूड चॉइस। अब देखिए वो हमारी फूड चॉइस में उन्होंने ऐड कर लिया। और ऐसे ही ब्लू जीन्स के लिए भी हमारा हो गया कि हमारे पास ब्लू जीन्स का एक ऑप्शन आ गया और हम ब्लू जीन्स को पहन सकते हैं। तो आउटकम ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस इज़ नॉट कॉम्बिनेशन दैट इज़ यूनिक। खादी कुर्ता वॉन ओवर जीन्स। अब देखिए जब ब्लू जीन्स आई तो हम उसको अपने घर के होम स्पन जो है खादी कुर्ते के साथ पहन सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया, तो खादी कुर्ते के साथ जीन्स आ सकती है। तो यूनिक कॉम्बिनेशन बन गया, हमारे पास एक नई चॉइस आ गई।
दिस क्लोथिंग कॉम्बिनेशन हैज़ बीन एक्सपोर्टेड बैक टू कंट्री दैट गेव अस ब्लू जीन्स। अब देखिए हमको ब्लू जीन्स किसने दिया, अमेरिका ने दिया। तो अब अमेरिकन लोग जो हैं वो खादी कुर्ते के साथ ब्लू जीन्स पहनने लगे, मतलब हमारा खादी कुर्ता अमेरिका में चला गया। तो ये जो है ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है कल्चर में, जो हम ड्रेस पहन रहे हैं उसका एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, और अमेरिकन जो हैं वो कुर्ते के साथ जीन्स पहनने लगे। While cultural homogenization is an aspect of globalization, the same process also generates precisely the ऑपोजिट इफेक्ट। अब देखिए कल्चरल होमोजेनाइजेशन में क्या हो रहा है कि एक पावरफुल कंट्री के इन्फ्लुएंस को हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, पावरफुल कंट्री की लैंग्वेज, उनका ड्रेस, उनका फूड हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, और पूरा वर्ल्ड जो है वो पावरफुल कंट्री की जैसे हो रहा है। लेकिन इसका एक ऑपोजिट इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। इट लीड्स टू ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव। अब इससे क्या हो सकता है कि एक तो ये हो सकता है कि हम अपना कल्चर छोड़ के सीधे अमेरिका का कल्चर अपना लें, और दूसरा ये हो सकता है कि हमने अपना खादी का कुर्ता नहीं छोड़ा लेकिन अमेरिकन जीन्स नीचे से पहन ली, तो हमारा कल्चर एकदम अलग सा कल्चर हो गया, और अमेरिका को हमारा कुर्ता पसंद आया, उन्होंने हमारा कुर्ता ले लिया। तो इस तरह से इसका हमारा जो कल्चर जो है वो डिफरेंट और डिस्टिंक्टिव होता चला गया। मतलब इंडिया के लोग डिस्टिंक्टिव वो कुर्ते के साथ, वो शलवार कमीज़ की जो कमीज़ होती है उसके साथ जीन्स पहनने लगे, या फिर वो गुजराती जो कुर्ता होता है ऊपर वाला उसके साथ पहन लिया, तो हमारा कल्चर और डिस्टिंक्टिव हो गया। वो कुर्ते कमीज़ के साथ शलवार नहीं पहना, कमीज़ के साथ जीन्स पहन ली, तो हमारा कल्चर डिफरेंट हो गया, मोर डिफरेंट हो गया, मोर डिस्टिंक्टिव हो गया। तो ये जो फिनोमेना है उससे हमारे कल्चर में और वेरिएशन आ गए, जो कि एक पॉजिटिव थिंग है। बल्कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन में क्या हो रहा था, सारी की सारी दुनिया जो है एक पावरफुल कंट्री की को कॉपी कर रही थी, पर यहाँ पर क्या है कि वहाँ से ब्लू जीन्स आके हमारे कल्चर को और डिस्टिंक्टिव और डिफरेंट बना दिया। इस फिनोमेनन को बोलते हैं कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। क्या हो रहा है हर कल्चर में, सपोज जीन्स चले गई आपके थाईलैंड में, ब्लू जीन्स चलेगी, तो थाईलैंड के जो लोग पहनते हैं ऊपर शर्ट की जो भी जगह में पहनते हैं वो उसके साथ जीन्स पहनेंगे, तो वहाँ पर कल्चरल डिफरेंस और डिस्टिंक्टिवनेस बढ़ गई। तो दिस इज़ नॉट द डिनाई दैट देयर रियल डिफरेंस इन पावर when cultural interest, but instead more fundamentally to suggest that cultural exchange is rarely on one way। तो देखिए क्या है, इसको इस सिचुएशन को बोलते हैं कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन, जबकि जो कल्चर है वो मोर डिस्टिंक्टिव और मोर डिफरेंट होता चला जा रहा है। अब देखिए इसमें हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो पावर के डिफरेंस पे अफेक्ट तो होती, पावर जो पावरफुल कंट्री है उसका इफेक्ट थोड़ा तो आता ही है। व्हेन कल्चर इंटरेक्ट बट इंस्टेड मोर फंडामेंटली टू सजेस्ट दैट कल्चर एक्सचेंज इज रेयरली वन वे। तो ये इफेक्ट तो पावरफुल कंट्री का आता ही है, लेकिन फिर भी हमारे कल्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब देखिए द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ और कब से शुरू हुआ, और ये क्या सिचुएशंस थी कि ग्लोबलाइजेशन करना पड़ा, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। We said earlier that globalization has occurred in earlier periods in history in different part of the world। आपको पता है ये ग्लोबलाइजेशन पहले से हुआ है, हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से सिल्क रूट से ये ट्रेड होता था, और बहुत से इंडिया के साथ भी जो जो आपकी जो रिवॉल्यूशन हुआ था, रिवॉल्यूशन के समय में, उसके बाद जो यूरोप के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसके बाद जो है बहुत सी ट्रेड शुरू हो गया, और इससे जो था वर्ल्ड में लगातार ग्लोबलाइजेशन होता रहा था। द फ्लो पर्टेनिंग टू द मूवमेंट। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, मूवमेंट होता है, किस चीज़ का फ्लो होता है, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, पैसा लगता है, कमोडिटीज़ जाती हैं, आइडियाज़ जाते हैं, पीपल जाते हैं। तो इंडिया में बहुत से सेंचुरी में बहुत से लोग आते जाते रहे, इंडिया से आते रहे, इंडिया में जाते रहे, इंडिया के अंदर आते, इंडिया से जाते रहे, तो ग्लोबलाइजेशन पहले से इंडिया में हो रहा था। During the colonial period, as the consequences of British imperial ambitions, India became an exporter of primary goods and raw material and a कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब देखिए ब्रिटिश पीरियड में क्या हो रहा था, आपको पता है कि ट्रेड कर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई, स्पाइसेस लेने के लिए आई, और धीरे धीरे उन्होंने क्या करा कि हमारे देश से जो रॉ मटेरियल था वो भेजना शुरू किया, और जो फिनिश्ड गुड्स थे उन्होंने हमको फिनिश्ड गुड जो था वो हमको बेचने शुरू करे, और इस तरह से उन्होंने बहुत ही प्रॉफिट कमाया। तो ये ग्लोबलाइजेशन के
वक्त में, जब हमारे ब्रिटिश टाइम था उस वक्त भी ब्रिटिश लोगों ने हमारे साथ ये सब काम ग्लोबलाइजेशन के तहत उन्होंने हमारा रॉ मटेरियल लिया और फिनिश गुड हमें बिकवाए. आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज ऑफ दिस experience with the British, we decided to make things ourselves rather than relying on others. हमें इंडिपेंडेंस मिल गई इंडिया को, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो क्योंकि ब्रिटिश के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा नहीं था. उन्होंने रॉ मटेरियल बहुत सस्ते दाम पे दिया और हमें अपने फिनिश गुड बहुत ही महंगे दाम पे बेचे, इसलिए हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब हो गई. लोगों को किसी भी तरह का कोई भी बिज़नेस करने की परमिशन नहीं दी. आपको पता है कि गांधी जी को नमक बनाने के लिए पूरा आंदोलन, नमक सत्याग्रह करना पड़ा. ऐसे ही आपको पता है कि वो नील की खेती जो वहाँ पर बिहार के अंदर जो चंपारण में, उनको एक आंदोलन और करना पड़ा इंडिगो प्लांट्स के लिए. तो इस तरह से हमारे देश के जो रॉ मटेरियल था उन्होंने लिया और हमें कोई भी बिज़नेस करने शुरू नहीं दिया. इसकी वजह से जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, तो ब्रिटिश के साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था. इसलिए हमने क्या करा, हमने अपना जो ट्रेड बैरियर्स थे वो लगाए रखे और हमने ग्लोबलाइजेशन को बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया उस वक्त. We also decided not to allow others to export to us so that our own producers could learn to make things. और हमने इसलिए भी ये किया जिससे कि जो हमारे खुद के प्रोड्यूसर्स थे उनको थोड़ा टाइम मिल जाए, वो भी शुरू हो जाए, वो भी अपना थोड़ा सा डेवलपमेंट शुरू कर दें, अपने बिजनेस शुरू कर दें, उनको टाइम मिले. अगर हम बाहर से चीज़ें लाना कंटिन्यू करते और ट्रेड बैरियर्स नहीं हटाते तो हमारे देश में वो डेवलपमेंट नहीं होता, इंडस्ट्रीज़ नहीं खुल पाती. तो दिस प्रोटेक्शनिज्म जनरेटेड इट्स ओन प्रॉब्लम. अभी इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं सिचुएशन, जबकि आप ट्रेड बैरियर्स लगा दे रहे हैं, अपने लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं. प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो बाहर की कंपनियां सामान बेचने लग जाएंगी तो वो प्रोटेक्ट नहीं रहेंगी, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. तो व्हाट इज़ प्रोटेक्शनिज्म? प्रोटेक्शनिज्म इज़ अ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़. जो हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने की पॉलिसी है. और किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशंस बाय मीन्स ऑफ टैरिफ्स एंड सब्सिडीज एंड इम्पोर्ट कोड्स एंड देन और अदर रेस्ट्रिक्शंस और हैंडीकैप्स प्लेसेस ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन कंपटीशन. अब देखिए प्रोटेक्शनिज्म क्या है कि हमने क्या किया कि हमारी जितनी भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी हमारे घरेलू इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको हमको प्रोटेक्ट करना है. किसके अगेंस्ट करना है? जो फॉरेन कंपटीशन हो रहा है. तो इंडिया ने ये प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को अडेप्ट किया और प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को अडेप्ट करने से कुछ और भी प्रॉब्लम्स आई. अब क्या प्रॉब्लम आई देखिए. While some advances were made in certain areas, critical sectors such as health, housing, primary education did not receive the attention they deserve. अब देखिए कुछ एरिया में चाहे हमारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई, लेकिन कुछ एरिया में जैसे कि हेल्थ है और हाउसिंग की है और एजुकेशन की है, उस सिचुएशन में हमने अपना जो हमारा पुराना सिस्टम चल रहा था उसी को फॉलो किया और कंट्रीज़ के जो एजुकेशन सिस्टम थे उनको हमने देखा नहीं, चेक नहीं किया किस तरह से ग्रोथ हो रही, क्या हो रहा है, या उनसे कोई आइडिया नहीं लिया. तो इसकी वजह से हमारी हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग की जो सिचुएशन है वो ख़राब ही रही, उनको उतना अटेंशन नहीं मिल पाया. इंडिया हैड अ फेयरली स्लगिश रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. और इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो बहुत ही इनएक्टिव था, बहुत ही पुअर था, स्लगिश था. और 1991 में responding to a financial crisis and to desire for higher rates of economic growth, India embarked on a program of economic reform that has sought increasingly to deregulate various sectors including trade and foreign investment. देखिए क्योंकि हमारे देश की में फाइनेंशियल क्राइसिस थी, बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहे थे, एक स्लगिश रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ चल रहा था. इसकी वजह से 1991 में हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया, ट्रेड बैरियर्स कुछ हटा दिए. तो इंडिया ने बिगिन कर लिया, दे बिगेन अ प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म के प्रोग्राम को इम्बार्क किया, बिगिन किया और उन्होंने क्या करा, सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको डीरेगुलेट किया, ट्रेड बैरियर्स हटाए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया. While it may be too early to say how good this has been for India, अभी हम ये बहुत ही
साफ साफ नहीं बोल सकते कि जो ग्लोबलाइजेशन था हमारे देश के लिए कितना फ़ायदेमंद हुआ। द अल्टीमेट टेस्ट इज़ नॉट हाई ग्रोथ, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो जो हमारा इसका अल्टीमेट टेस्ट है, मतलब हमें सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से ही मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि ये जो ग्रोथ है, ये जो प्रॉफिट है, वो हर एवरीवन, दिस ग्रोथ आर शेयर्ड सो दैट एवरीवन इज़ बेटर ऑफ। जो ग्रोथ है वो उसमें इंडिया में रहने वाला हर आदमी उस ग्रोथ को शेयर करे, उसका जो फ़ायदा है वो हर इंसान को पहुँचे। ये इसका अल्टीमेट टेस्ट है ग्लोबलाइजेशन का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।